हेलो स्टूडेंट, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, हमने 6 लेसन के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट 3, जिसमें हम द्वितीयक वृद्धि के बारे में जानेंगे। द्वितीयक वृद्धि क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। द्वितीयक वृद्धि मूल तथा तना लंबाई में शीर्षस्थ विभोजक की सहायता से बढ़ते हैं। मूल तथा तना लंबाई में शीर्षस्थ विभोजक की सहायता से बढ़ते हैं। इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्रियों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त उनकी मोटाई भी बढ़ती है। उनकी मोटाई भी बढ़ती है। अधिकांश द्विबीजपत्रियों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त उनकी मोटाई भी बढ़ती है। इस वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, द्वितीयक वृद्धि आपको क्लियर हो गए या नहीं? अगर आपको क्लियर नहीं हो तो फिर से कर से देखते हैं क्या है ये। मूल तथा तना लंबाई में शीर्षस्थ विभोजक की सहायता से बढ़ते हैं, जिसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। लेकिन अधिकांश द्विबीजपत्रियों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त उनकी मोटाई भी बढ़ती है। उसी को हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। यानी कि अतिरिक्त प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त द्विबीजपत्रियों में मोटाई बढ़ना द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द्वितीयक वृद्धि एक बीजपत्री मूल तथा तना में नहीं होता है। यह द्विबीजपत्री मूल तथा तना में होते हैं। द्विबीजपत्री में ही सिर्फ द्वितीयक वृद्धि होती है दोस्तों। द्विबीजपत्री में ही सिर्फ द्वितीयक वृद्धि होती है, एक बीजपत्री में नहीं होती है। बस इतना ही याद रखना, द्विबीजपत्री मूल तथा तना में द्वितीयक वृद्धि होती है और एक बीजपत्री में नहीं होती है। ठीक है। जो ऊतक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं वो हैं पार्श्वीय मेरिस्टेम, संवहन कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम। ठीक है दोस्तों, जो ऊतक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं उनका नाम है पार्श्वीय मेरिस्टेम, संवहन कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अब अगला टॉपिक है संवहन कैम्बियम। संवहन कैम्बियम क्या है? मेरिस्टेमी सतह जो संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम को काटती है उसे संवहन कैम्बियम कहते हैं। मेरिस्टेमी सतह जो संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम को काटती है उसे संवहन कैम्बियम कहते हैं। सिंपल में समझिए दोस्तों, जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य से गुजरने वाली मेरिस्टेमी सतह को संवहन कैम्बियम कहते हैं। सिंपल में क्या है? जाइलम तथा फ्लोएम के बीच से गुजरने वाली यानी कि काटने वाली सतह मेरिस्टेमी सतह को संवहन कैम्बियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरी तरह कंप्लीट हो गई, समझ में आ गए। अब आगे शैशव तना में यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एकल सतह के रूप में खंडों में होती है। शैशव तना यानी कि जब तना छोटा होता है तब जाइलम तथा फ्लोएम के बीच यह एकल सतह के रूप में टुकड़ों में होती है। ठीक है, एकल सतह के रूप में टुकड़ों में होती है। जब तना छोटा होता है तो यह टुकड़ों में होती है दोस्तों। जाइलम फ्लोएम के बीच में यह टुकड़ों में होती है। बाद में यह एक संपूर्ण छल्ले का रूप ले लेती है। जब तना बड़ा होता है तब यह छल्ले के रूप में बन जाती है, संपूर्ण छल्ला का रूप ले लेती है। ठीक है दोस्तों, अब अगला टॉपिक है दोस्तों कैम्बियम छल्ले का निर्माण कैसे होता है। द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम व फ्लोएम के मध्य स्थित कैम्बियम अंतःपूलीय कैम्बियम कहलाता है। द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम व फ्लोएम के मध्य स्थित कैम्बियम अंतःपूलीय कैम्बियम कहलाता है। इसके मध्य में कोशिकाएं विभोजोत्की होकर अंतरापूलीय कैम्बियम बनाती है। अंतरापूलीय कैम्बियम
बनाती है जो एक छल्ले के रूप में पाया जाता है। समझ में आया दोस्तों। द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम व फ्लोएम के मध्य स्थित कैम्बियम अंतःपुलीय कैम्बियम कहलाता है। इसकी मध्य में जो कोशिकाएं होती हैं वो विभोजोतकी होकर अंतरापुलीय कैम्बियम बनाती है। इसी जो एक छल्ले के रूप में होता है, अंतरापुलीय कैम्बियम छल्ले के रूप में होता है। इस तरह कैम्बियम छल्ले का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आगे का टॉपिक है दोस्तों कैम्बियम छल्ले की क्रिया। कैम्बियम छल्ला सक्रिय होकर बाहर व भीतर दोनों ओर नई कोशिकाएं बनाता है। जो कोशिकाएं मज्जा की ओर बनती है वो द्वितीयक जाइलम बनाती है तथा जो कोशिकाएं परिधि की ओर बनती है वो द्वितीयक फ्लोएम बनाती है। कैम्बियम छल्ला का निर्माण हुआ दोस्तों। अब उसकी क्रिया क्या है? कैम्बियम छल्ला जब सक्रिय होता है तब वो बाहर व भीतर दोनों ओर नई कोशिकाएं बनाता है। जो कोशिकाएं मज्जा की ओर बनती है वो द्वितीयक जाइलम बनाती है तथा जो कोशिकाएं परिधि की ओर होती है वो द्वितीयक फ्लोएम बनाती है। ठीक है दोस्तों। कैम्बियम भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है। कैम्बियम भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है जिससे द्वितीयक जाइलम अधिक बनती है। जिससे द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है जबकि परिधि की ओर कम सक्रिय होता है जिससे द्वितीयक फ्लोएम कम बनता है। जिससे द्वितीयक फ्लोएम कम बनता है। द्वितीयक जाइलम मज्जा की ओर जबकि द्वितीयक फ्लोएम परिधि की ओर बढ़ता जाता है। समझ में आया दोस्तों। द्वितीयक जाइलम मज्जा की ओर जबकि द्वितीयक फ्लोएम परिधि की ओर बढ़ता जाता है। इस दौरान कैम्बियम पैरेन्काइमा द्वितीयक जाइलम व द्वितीयक फ्लोएम से होकर अरीय संकरी पट्टिकाएं बना लेती है जिन्हें मज्जा किरणें कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इस दौरान कैम्बियम क्या करती है? पैरेन्काइमा द्वितीयक जाइलम व द्वितीयक फ्लोएम से होकर अरीय संकरी पट्टिकाएं बना लेती है जिन्हें मज्जा किरणें कहते हैं। ठीक है दोस्तों। कैम्बियम की सक्रियता पर्यावरणीय कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। कैम्बियम की सक्रियता पर्यावरणीय कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु समान नहीं होती है। यानी कि दोस्तों कैम्बियम की सक्रियता मौसम के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है दोस्तों। कैम्बियम की सक्रियता पर्यावरणीय कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु समान नहीं होती है। कैम्बियम की सक्रियता कैसे बदलती है देखते हैं दोस्तों। अग्रदारू हमारा टॉपिक है। अग्रदारू जिसे बसंत दारू भी कहते हैं यानी कि बसंत ऋतु। बसंत व शरद ऋतु एकांतर क्रम में आती हैं। बसंत ऋतु में कैम्बियम अधिक सक्रिय होता है, अधिक संख्या में तथा चौड़ी वाहिकाएं बनाता। इस ऋतु में बनने वाली जाइलम को बसंत दारू या अग्रदारू कहते हैं। ठीक है दोस्तों। कैम्बियम की सक्रियता कैसे बदलती है देखिए। बसंत दारू में कुछ इस प्रकार होता है। बसंत ऋतु में कैम्बियम अधिक सक्रिय होकर अधिक संख्या में तथा चौड़ी वाहिकाएं बनाता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला है शरद दारू के बारे में। तो शरद दारू या पछदारू, इसे पछदारू भी कहते हैं और शरद दारू भी कहते हैं। शरद ऋतु में कैम्बियम कम सक्रिय होता है जिससे संकरी व कम संख्या में वाहिकाएं बनती हैं। इस ऋतु में बनने वाले जाइलम को शरद दारू या पछदारू कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आगे का टॉपिक है दोस्तों वार्षिक विलय। वार्षिक विलय क्या है? बसंत का रंग हल्का होता है यानी कि बसंत दारू का रंग हल्का होता है और उसका घनत्व भी कम होता है जबकि शरद दारू का रंग गहरा होता है और उसका घनत्व अधिक होता है। दोनों जाइलम एकांतर क्रम में व्यवस्थित होकर एक वलय बनाते हैं जिसे वार्षिक वलय कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दोनों जाइलम एकांतर क्रम में व्यवस्थित होकर एक वलय बनाते हैं जिसे वार्षिक वलय कहते हैं। हम इन वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का अनुमान लगाते हैं यानी कि लगा सकते हैं। हम इन वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का अनुमान लगाते हैं दोस्तों। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों अंतःकाष्ठ। क्या है? अंतःकाष्ठ
लंबी आयु वाले वृक्षों में द्वितीयक जाइलम का अधिकांश भाग, विशेषतः तने का केंद्रीय भाग अथवा भीतरी भाग काले रंग का हो जाता है। भीतरी भाग काले रंग का हो जाता है, जिसे अंतःकाष्ठ अथवा कठोर दारू कहते हैं। समझ आया? लंबी आयु वाले वृक्षों में द्वितीयक जाइलम का अधिकांश भाग, विशेषतः तने का केंद्रीय भाग अथवा भीतरी भाग काले रंग का हो जाता है, जिसे अंतःकाष्ठ या कठोर दारू कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अंतःकाष्ठ में बहुत से कार्बनिक यौगिक जैसे टेनिन, रेजिन, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ तथा आवश्यक तेल होते हैं। ये पदार्थ अंतःकाष्ठ को कठोर, चिरस्थायी बनाते हैं और लकड़ी को सूक्ष्म जीवियों तथा कीड़ों से भी बचाते हैं। अंतःकाष्ठ तने को यांत्रिक सहारा देता है। अंतःकाष्ठ क्या करता है दोस्तों? अंतःकाष्ठ तने को यांत्रिक सहारा देता है, सूक्ष्म जीवों तथा कीड़ों से भी बचाता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला टॉपिक है हद दारू। अंतःकाष्ठ में मृत तत्व होते हैं जिनकी भीति बहुत ही लिग्निनी होती है, जिसे हद दारू कहते हैं। अंतःकाष्ठ में मृत तत्व होते हैं जिनकी भीति बहुत ही लिग्निनी होती है, जिसे हद दारू कहते हैं। ठीक है दोस्तों। टॉपिक है दोस्तों रसकाष्ठ या रस दारू। द्वितीयक जाइलम की परिधि क्षेत्र को रस दारू कहते हैं। द्वितीयक जाइलम की परिधि क्षेत्र को रस दारू कहते हैं। यह हल्के रंग का होता है और इसमें सजीव पैरेनकाइमा कोशिकाएं होती है। यह मूल से पानी तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। यह मूल से यानी कि जड़ से पानी तथा खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों। अब हमारा टॉपिक है कार्क कैम्बियम। कार्क कैम्बियम क्या है? कार्क कैम्बियम जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती है, वैसे वैसे बाहरी बलकूट तथा ब्रहा त्वचा की सतहें टूटती जाती है और उन्हें नई संरक्षी कोशिका सतह की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती है, वैसे वैसे बाहरी बलकूट तथा बाहरी त्वचा की सतहें टूटती जाती है और उन्हें नई संरक्षी कोशिका सतह की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसलिए एक दूसरा मेरिस्टेमी ऊतक तैयार हो जाता है, जिसे कार्क कैम्बियम अथवा कागजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसलिए एक दूसरा मेरिस्टेमी ऊतक तैयार हो जाता है, जिसे कार्क कैम्बियम अथवा कागजन कहते हैं। इसे कार्क कैम्बियम भी कहते हैं और कागजन भी कहते हैं दोस्तों। यह प्रायः बलकूट क्षेत्र में विकसित होता है। कार्क कैम्बियम कहाँ विकसित होता है? बलकूट क्षेत्र में विकसित होता है। ठीक है दोस्तों। कार्क कैम्बियम यानी कि कागजन कुछ सतही, मोटी और संकरी पतली भीति वाली आयताकार कोशिकाओं के बनी होती है। कागजन कुछ सतही, मोटी और संकरी पतली भीति वाली आयताकार कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक है दोस्तों। कागजन दोनों ओर कोशिकाएं को बनाता है। कार्क कैम्बियम दोनों ओर कोशिकाओं को बनाता है। बाहर की कोशिकाएं कार्क अथवा काग में बढ़ जाती है और अंदर की ओर की कोशिकाएं द्वितीयक बलकूट अथवा काग स्तर में बट जाती है, विभेदित हो जाती है। ठीक है दोस्तों। कागजन दोनों ओर कोशिकाएं को बनाता है। बाहर की कोशिकाएं कार्क अथवा काग में बढ़ जाती है और अंदर की ओर की कोशिकाएं द्वितीयक बलकूट अथवा काग स्तर में विभेदित हो जाती है। ठीक है दोस्तों। कागजन काग और काग स्तर मिलकर परिचर्म बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। कार्क कैम्बियम कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं दोस्तों छाल वल्क के बारे में पढ़ते हैं। छाल वल्क कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण बलकूट की बाहरी परत कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण बलकूट की बाहरी परत तथा ब्रहा त्वचा पर दबाव पड़ता है और अंततः ये परतें मृत हो जाती हैं और उतर जाती हैं।
क्रियाशील कार्क कैम्बियम के बाहर जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं वे छाल वल्क बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण बलकुट की बाहरी परत तथा बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है और अंततः ये परतें मृत हो जाती हैं, यानी कि मर जाती हैं और उतर जाती हैं। क्रियाशील कार्क कैम्बियम यानी कि क्रियाशील कागजन के बाहर जितनी भी मृत कोशिकाएं होते हुए छाल वल्क बनाती हैं। छाल वल्क दो प्रकार से बनती हैं दोस्तों। पहला है कोमल छाल और दूसरा है कठोर छाल। कोमल छाल क्या है? मौसम के शुरुआत में जो छाल बनती है उसे प्रारंभी या कोमल छाल कहते हैं। और कठोर छाल क्या है? मौसम के अंत में बनने वाली छाल को पश्च या कठोर छाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, छाल वल्क हो गई कंप्लीटेड। अब बात करते हैं वातररंध्र के बारे में। वातररंध्र क्या है? वातररंध्र कुछ क्षेत्रों में कागजन यानी कि कार्क कैम्बियम कार्क कोशिकाओं की बजाय कार्क कोशिकाओं के बजाय बाहर की ओर पेरिकामी कोशिकाएं बनाती है। ठीक है दोस्तों, कुछ क्षेत्रों में कागजन कार्क कोशिकाओं की बजाय बाहर की ओर पेरिकामी कोशिकाएं बनाती है। ये पेरिकामी कोशिकाएं बाहरी त्वचा पर फट जाती है, यानी कि बाहरी त्वचा पर यह फट जाती है और लेंस के आकार के छिद्र बनाती है जिसे वातररंध्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। कुछ क्षेत्रों में कागजन कार्क कोशिकाओं की बजाय बाहर की ओर पेरिकामी कोशिकाएं बनाती है। ये पेरिकामी कोशिकाएं बाहरी त्वचा पर फट जाती है और लेंस के आकार के छिद्र बनाती है जिसे वातररंध्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वातररंध्र बाहरी वायुमंडल तथा तने की भीतरी ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करता है। वातररंध्र बाहरी वायुमंडल तथा तने की भीतरी ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, वातररंध्र क्या करता है? वातररंध्र गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, हम तने में द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है वो पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों मूल में द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है। द्विबीजपत्री मूल में संवहन कैम्बियम फ्लोएम के नीचे व जाइलम के ऊपर परिरंभ का भाग होता है। द्विबीजपत्री मूल में संवहन कैम्बियम फ्लोएम के नीचे व जाइलम के ऊपर परिरंभ का भाग होता है। ठीक है, संवहन कैम्बियम परिरंभ के ऊपर परिरंभ का भाग होता है। ठीक है, जाइलम के ऊपर परिरंभ का भाग होता है। यह एक अखंड लहरादार छल्ला बनाता है दोस्तों, वो बाद में वृत्ताकार हो जाता है। यह एक अखंड लहरादार छल्ला बनाता है जो बाद में वृत्ताकार हो जाता है, यानी कि गोल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे की क्रियाएं द्विबीजपत्री तने के समान होती है। हमने द्विबीजपत्री पूरी तरह पढ़ा, उसी के समान द्विबीजपत्री मूल की क्रियाएं भी होती है जो अलग होती है, हमने पढ़ चुके हैं, अभी तुरंत पढ़ा दोस्तों। इनमें कैम्बियम परिरंभ का एक भाग होता है। ठीक है, यह एक अखंड लहरादार छल्ला बनाता है जो बाद में वृत्ताकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना ही भिन्न होती है इसमें, बाकी तने के समान ही होता है। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, 6 लेसन पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि पुष्पी पादपों का सारी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको सवाल या बवाल परेशान कर रहा है तो कमेंट में लिखें दोस्तों। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो 2 ग्रुप में शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में लेसन 7 के साथ।